बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ की कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि बजाय छोटी वीडियो बनाने के हमें एक ही जो है ना वो लॉन्ग वीडियो चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही बोरिंग सा अजीब सा आपको जो है ना वो फीलिंग्स आती है। मतलब बंदा ना डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलूँगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने हैं उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो एचओडी के फेवरेट वाइवा ओस्पी क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह उसके बाद जब आप रीड करेंगे ना तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा ये काम। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन बेसिकली है क्या? अगर कोई पूछे तो इसकी डेफिनेशन टीचर्स बड़ा सुनना पसंद करते हैं। हेल्थ मतलब सेहत है, उसकी जो है ना वो तालीम देनी है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो कहना है कि एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब हमने जो लर्न किया है एक्सपीरियंस के ज़रिए उन तमाम का कॉम्बिनेशन, उनको हमने क्या किया, डिज़ाइन किया। ठीक है, अब ख़ास हेल्थ के जो लोग थे उन्होंने इसको डिज़ाइन कर दिया टू हेल्प द इंडिविजुअल। ठीक है, ताकि हेल्प हम कर सकें किसकी, एक तो इंडिविजुअल की, मतलब एक जो वाहिद बंदा उसकी, और उसके जो बंदे मिल के एक कम्युनिटीज़ बनाते हैं उनकी। ठीक है, कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल दोनों की हमने हेल्प करनी है। किस मामले में, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को हमने हर सूरत इम्प्रूव करना है। देखो ना, पास्ट में क्या होता था, एक बीमारी आती थी और पूरे का पूरा कस्बा ही जो है ना उस बीमारी की लपेट में आके मर जाया करता था। बाद में पता चलता था जी कि ये तो ट्रीटेबल बीमारी है। तो लोगों ने उन एक्सपीरियंसेस से लर्न किया, उसका फिर एक डिज़ाइन मॉडल बनाया, और जो एक इंडिविजुअल बीमार हुआ है उसकी हेल्प करनी है, और उस इंडिविजुअल के बाद पूरी कम्युनिटी बीमार रही है, उन सब की हेल्प करनी है। क्यों? इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, अब इम्प्रूव किस तरह होगी इस डिज़ाइन के ज़रिए? हमने बेसिकली क्या करना है, बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, उनके बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, उनका जितनी भी तालीम है, आगाही है, उसको बढ़ाना। आर इन्फ्लुएंसिंग देयर एटीट्यूड, उनका जो वो कहते हैं ना एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, तो उनके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, देयर एटीट्यूड। तो ये अगर डेफिनेशन आप लिख देंगे तो एग्जामिनर की आंख यूँ ब्लिंक करेगी, बिलीव मी, बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सपोज़ करें अगर कोई भी डायरिया किसी इलाके में आ गया तो उस इंडिविजुअल को बचाना है और उससे इंडिविजुअल से पूरी कम्युनिटी को बचाना है। उन्हें नॉलेज देना है कि तुमने जो डायरिया, पहले क्या होता था, लोग जो है ना वो तालाबों के सामने जाके डायरिया जो है ना जिनको लगा हुआ है, वहीं पे डिसेंट्री के पेशेंट जो है ना वो अपना फुजला खारिज कर दिए थे। बारिश आती थी, वो फुजला सारा वो तालाब में चला, वहाँ से जानवर पी रहे हैं, वहाँ से इंसान पानी पी रहा है, तो वो सारी की सारी कम्युनिटी जो है ना बीमार हो जाती। तो हमें उनके इस एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना है और उनके नॉलेज को बढ़ाना है कि तुमने अच्छी सी मेडिकेशन करनी है अपनी, और इस तरह जगह बगा तुमने जाके टपा-टप नहीं करना, ठीक है? ये समझ रहे हो मेरी बात, जो समझने वाले। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लेते हैं। हमने अब कम्युनिकेट भी तो करना है ना। आप डॉक्टर साहब हैं, तो आप किसी इलाके में गए, तो आपकी कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए? तो कौन-कौन सी टाइप्स आपके पास आती हैं? तो हमारे पास जो है ना कम्युनिकेशन की एक हमारे पास होती है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है? ये पक्का क्वेश्चन आता है और ये एग्ज़ामिनर आपको वाइवा से सुनते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है डाइटैक्टिक, ठीक है? डाइटैक्टिक कम्युनिकेशन भी मेथड भी इसको हम कहते हैं। डाइटैक्टिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी इसको हम कहते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है टू वे कम्युनिकेशन। नाम में ही आपको काम लग रहा है, ठीक है? इसका दूसरा नाम आता है स्कोरेटिक, जो है ना वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? स्कोरेटिक इसको हम मेथड भी कहते हैं, ठीक है? ये लाज़मी याद करना ये नाम, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में अमूमन मैंने देखे हैं। फिर हमारे पास होता है जी वर्बल कम्युनिकेशन। जिन लोगों ने आर्मी के टेस्ट दिए हैं ना, उन्हें पता होगा वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं, ठीक है? मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर सेकंड पे हमारे पास होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है ना फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाते हैं जब आपका कोई भी एनुअल डिनर हो या लंच हो जाए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन भी होती है, ठीक? विजुअल कम्युनिकेशन होती है और फिर हमारे पास होती है टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। जिस तरह मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इंटरनेट के ज़रिए कर रहा हूँ, टेली कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल से, टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ठीक हो गया? वन वे कम्युनिकेशन या डायडैक्टिक कम्युनिकेशन, तो मतलब यूँ कह रहे हैं कि एक ही जो है ना वो दादा होता है पूरे ख़ानदान के अंदर, ठीक है? तो एक दादा से मैंने याद किया था कि डायडैक्टिक मतलब एक ही, मतलब दादा बोलता है और सारे जो है ना वो सुनते हैं, कोई आगे से चूँ-चाँ नहीं करता। टू वे में उसको हम बताते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करता है, यूँ वर्बली इस तरह चलते रहते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल में इनमें फ़र्क पता है कैसे है? मैं आपको एक देता हूँ, देखो। अगर आपने एएमसी का टेस्ट दिया या पीएमएल ऑन्कोस का, तो इस तरह का एक टेस्ट होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है कि 1, 3, 5, 7, 9, जो इस तरह का होता है उसे हम कहते हैं वो वर्बल हमारे पास है। तो इसी तरह जो है ना हमने सिग्नलिंग के ज़रिए जो कम्युनिकेशन करनी होती है उसे हम वर्बल या नॉन वर्बल। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो पता है, विजुअल में हम उसको चीज़ें दिखा के उसको लाइव डेमो दिखा के करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट का तो आपको पता है, तो अब ईज़ी हो गया। ये क्वेश्चन पक्का आता है, आपको अब होपफुली नहीं बोला जाएगा। अच्छा, इससे टू वे को हम दूसरा नाम देते हैं स्कोरैटिक, तो यहाँ से याद कर लो कि एस फॉर स्कोरैटिक या फिर एस फॉर सेक्स जो है ना वो 2 इंडिविजुअल के दरमियान होता है, तो टू वे कम्युनिकेशन मैंने तो यूँ याद किया था, बाकी सॉरी फॉर दैट, आप अपना निमोनिक बना लेना। अच्छा, मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़, कौन-कौन से ऐसे इंटरवेंशन है। अच्छा, कभी-कभार पूछ लेते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसके अंदर जो कम्युनिकेटर है, बोलने वाला है, और हमारे पास जो ऑडियंस है, वो दोनों अगर टेक पार्ट करें, ये कम्युनिकेटर है, ये ऑडियंस है, तो ये दोनों आपस में एक-दूसरे से क्वेश्चन आंसरिंग करें, तो इसे हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, डिजीज़ को किस तरह हमने प्रिवेंट करना होता है, तो आपके पास 5 जो है ना बेसिक पिलर हैं। सबसे पहले आपने प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए उस इलाके के अंदर हेल्थ की प्रमोशन करवानी होती है, ठीक है? इसी तरह लिखना है। सबसे पहले प्रमोशन करवानी है, नंबर सेकंड पे आपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करनी है उस बीमारी से। अगर उसको टीबी उस इलाके में है, तो हर बंदे को कहना है कि तुमने मास्क पहन के रखना है और अपनी थूकें जो है ना हर जगह नहीं फेंकनी, ठीक है? तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करवानी है, ठीक? फिर हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करवानी है। अगर तो बीमारी हो रही है, तो उसकी अर्ली डायग्नोस करवा लेना है और प्रॉम्प्ट जो है ना, वो आपने ट्रीटमेंट उसकी शुरू करवा देनी है। नंबर 4 पे हमारे पास जो है ना, अब अगर हो गई है अच्छे से बीमारी, तो डिसेबिलिटी को लिमिट करना है कि जितना उसका नुकसान कम हो, उसको हमने लिमिट करना है। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन होगी। अब अगर नुकसान हो गया, तो उसकी हमने क्या करना है, रिहैबिलिएशन, मतलब उसको समझाना है कि चलो कोई इससे जो है ना, तो हम दोबारा कैसे निकल सकते हो ये। सपोज़ करें अगर टीबी है ना, किसी इलाके में आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे इश्तिहारात चलवा देनी, प्रमोशन करवानी है, लोगों को घर-घर जाके बताना है कि इस इलाके में टीबी आ गया। फिर उन्हें बताना है कि आपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे करनी है, मास्क लगाना है, ठीक है, उसके बर्तन अलग कर देने और वो सारे के सारे। फिर अगर किसी को खुदा ना खास्ता सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसको फ़ौरन से जो उसके टेस्ट करके स्पूटम टेस्ट वगैरह वो सारे के सारे, उसका अर्ली डायग्नोस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, उसमें आपने आइसोनियाज़िन, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैनाज़िनामाइड ये आपने शुरू करवा देनी है, ठीक है? लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गई बीमारी, तो आपने जो उसकी है ना, फर्दर उसको प्रोग्रेस नहीं करने देना। उसको कहना कि अपना कोर्स पूरा अमल करो और हमारे पास डिसेबिलिटी को लिमिटेशन, टीबी की वजह से तुम्हें कोई और बीमारी ना हो जाए, किसी और ऑर्गन में ना चली जाए। फिर अगर उसको बहुत ज़्यादा ही हाल की, तो उसकी ना रिहैबिलिएशन करनी है कि अब तुम ठीक हो सकते हो, तो हम तुम्हें प्रॉपर केयर दें। तो इस रिहैबिलिएशन में वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो उसको थॉट्स आती हैं, वो उसकी हम रोक सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास अप्रोच ऑफ द हेल्थ प्रमोशन। हमने किस तरह जो है ना वो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आपने उस इलाके के अंदर हेल्थ प्रमोशन के लिए हेल्थ की एजुकेशन देनी है, ठीक है? तालीम जो है ना वो वहाँ पे देंगे, सेहत की आगाही मुहिम चलाएँगे। साथ में उस इलाके के जो एनवायरनमेंट है ना, उसकी आपने मॉडिफ़िकेशन करवानी है। तो एनवायरनमेंटल आपने मॉडिफ़िकेशन लाज़मी करवानी होती है। फिर वहाँ पे न्यूट्रिशनल जो है ना इंटरवेंशन करवानी है। सपोज़ कि किसी इलाके में अगर पानी के अंदर कुछ आयोडीन की क कमी है या उसके नमक के अंदर आयोडीन की कमी है, तो आपने उस इलाके में जो किराना स्टोर है, वहाँ पे वो नमक प्रोवाइड करना है जो आयोडीन रिच हो, ताकि अगर थायरॉइड का केस आ रहे हैं, तो उनको हम रोक सकें। तो इस तरह मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। साथ में आपने वहाँ पे कैंप्स लगाने हैं, पीरियोडिक
मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो है ना वो आपने करवाना है। साथ में वहाँ पे सेक्स एजुकेशन देनी है, ठीक है? और हमारे पास मेडिकल काउंसलिंग करनी है, ठीक? मेडिकल काउंस मतलब फीमेल के जो प्रॉब्लम्स है वो आपने अलहदा डिस्कस करवानी है, मेल की प्रॉब्लम अलहदा डिस्कस करवा और उनके बारे में आगाही लाज़मी देनी है। हकीमों के पास नहीं जाने देना उनको, ठीक है? वरना दे के स्टीरॉइड आपको दवाई लगा दें। अच्छा, सेक्स एजुकेशन और मेडिकल काउंसलिंग के अंदर आपने उनकी हेल्थ के जितने भी लाइफ़स्टाइल है ना, ठीक है? उनको आपने इम्प्रूव करवाना होता है हर सूरत। तो ये हमारे पास बेस्ट अप्रोच होगी हेल्थ प्रमोशन की, ये भी एक पास्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आ जाता है कि प्रिंसिपल क्या हैं किसी भी हेल्थ एजुकेशन के? मतलब कौन से प्रिंसिपल हैं आपने जो हेल्थ एजुकेशन देनी है ना, उसके अंदर तो सबसे पहले हम इसके लिए मेरा एक निमोनिक है CIP, सी के ऊपर स्क्वायर IP और फिर ML हो गया, ठीक है? मुख्तलिफ गाँव के नाम होते हैं, 75 ML मेन लाइन हो गया, तो CIP मेन लाइन से मैंने याद किया हुआ, ठीक है? C से हमारे पास होता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है? ये आपने हूबहू ऐसे ही रटा लगाना है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों इस तरह है, लेकिन रटा लगाना एग्ज़ामिनर ये सुनना पसंद करते हैं। पास्ट का MCQ आई थिंक ये किसी 2020 के अंदर मैंने एक पेपर के अंदर देखा था, ठीक है? क्रेडिबिलिटी होता है, I से हमारे पास होता है जी इंटरेस्ट हो गया, P से हमारे पास होता है जी पार्टिसिपेशन, ठीक है? ये प्रिंसिपल है और हूबहू आपने याद करने हैं पार्टिसिपेशन। फिर हमारे पास M है तो इसके हमारे पास होता है मोटिवेशन, ठीक है? फिर हमारे पास एल आ जाता है जिसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके उसको लर्न करवाना, लर्निंग बाय डूइंग है। फिर हमारे पास आ जाता है एल से हमारे पास आता है जी लीडरशिप, ठीक है? लीडरशिप और फिर एक हमारा सी रह गया ना, इससे हमारा होता है जी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो बता रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंशन होगा और समझ भी आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है? तो एटलीस्ट इतने लिखने चाहिए, बाकी इसके अंदर जो है ना वो आपका कुछ और भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फीडबैक आ जाता है, ठीक है? फिर आपके पास नोज़ द कस्टम हैबिट्स एंड नीड्स, बाकी आप लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, रेपिटेशन, नोन टू अननोन, सेटिंग भी एग्ज़ाम्पल होगी, एग्ज़ाम्पल सेट करना और गुड ह्यूमन रिलेशंस जो है ना, ये आप इतने लिख देंगे तो आई थिंक मोर देन इनफ है, अढ़ाई मार्क के अंदर, ठीक है? ये एटलीस्ट कम से कम ये आपको आने चाहिए, बाकी बुक के अंदर लिखे हों आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है ना वो जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर आपके पास पूछ लेते हैं कि एक डॉक्टर और एक मरीज़ के दरमियान कौन-कौन से हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं। तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं ना, उनका आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास हो सकता है साइकोलॉजिकल फिज़ियोलॉजिकल, ठीक है? फिज़ियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। नंबर 2 पे आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। ठीक है? फिर आपका कोई ना कोई एनवायरमेंटल बैरियर हो सकता है, जो रुकावट है आपकी तालीम लोगों तक पहुँचाने में, या फिर कोई ना कोई कल्चरल जो है ना हमारे पास बैरियर हो सकता है, ठीक है? साइकोलॉजिकल में क्या है बेसिकली डिफ़िकल्ट इन हियरिंग या फिर एक्सप्रेशन, तो इनके अंदर जो मतलब क कोई अगर किसी का जो है ना वो कान ही ख़राब है तो आप उसको फिज़ियोलॉजिकली सॉरी, ठीक है? या फिर वो आपके एक्सप्रेशन को नहीं समझ पा रहा, तो ये फिज़ियोलॉजिकल सॉरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है? इसकी वज़ह से हमारे पास वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपसे। आपका जो एम है कि उसको पहुँचाना हेल्थ को वहाँ तक, वो नहीं पहुँचा पाएगा। ईज़ी हो गया। साइकोलॉजिकल में बेसिकली क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंट, हर बंदे का इंटेलिजेंस लेवल नहीं है। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के लोगों को एजुकेट करेंगे तो उनका माइंडसेट लेवल और है, लेकिन अगर आप किसी कच्चे के इलाके में चले जाएँगे या फिर वो जनूबी पंजाब के बहुत ही जो पसमानदा इलाके हैं या सिंध के बहुत ही जो होता है ना कच्चा का इलाका आपने सुना होगा, वहाँ पे जाके देंगे तो दोनों के साइकोलॉजिकली डिफ़रेंस होगा। आपको उनके लेवल के ऊपर जाके बताना है। अगर आप लाहौर में रह के जो है ना वो बात करेंगे तो वो समझ जाएँगे, टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप वही कच्चे के इलाके में जाके इंग्लिश बोलने लग जाएँगे, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने लग जाएँगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ आप वोमिटिंग बताएँगे लोगों को पता है, वहाँ पे आपने बताना है कि कै, उल्टियाँ, इस तरह उनकी लैंग्वेज के ऊपर जाकर।
इन्वायरमेंटल में क्या है, हमारे पास कोई ना कोई अगर वहाँ पे शोर है, इनविजिबिलिटी या कंजेशन बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक बैरियर है। कल्चरल में हमारे पास हर इलाके का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है? बिलीव्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल क्लास डिफरेंस होती है, लैंग्वेज वेरिएबिलिटी होती है, कुछ लोग आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे होते। तो ये भी एक बड़ा है। अर्बन एजुकेशन और रूरल पॉपुलेशन के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। ये सारे के सारे आपके नाम लिख के अगर अंदर कहानी आपने वो बिहेवियर साइंस वाली सारी डाल देनी है, तो ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? फिर हमारे पास क्या है कि अगर एक वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको जो है ना वो एक रूरल पॉपुलेशन के अंदर भेजा गया है फॉर प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन। सपोज़ करें कि हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक गुड मैसेज आपने वहाँ पे देना है, तो आपके गुड मैसेज के अंदर क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं? इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव एक तो होना चाहिए आपका मैसेज, ठीक है? मतलब जो ऑब्जेक्टिव हो एक लाइन के अंदर हो, फिर आपका मीनिंगफुल होना चाहिए वो, ठीक है? जो गुड मैसेज है आपका वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मानी से भरपूर, कोई आएँ-बाएँ शाएँ नहीं करनी आपने। ये देखिए एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर जो है ना वही अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। अगर आपके पब्लिक स्पीकिंग बहुत कमज़ोर है, तो आप शीशे के अंदर जाके अपनी आँखों में आँखें डाल के अपना कॉन्फिडेंस लेवल पहले तो बहाल करें ना। वरना आप हर जगह मार खाएँगे, बिलीव मी ये बड़ा ही जो है ना वो कह लें कि अशेम्ड होता है बंदे को, अगर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है? फिर नंबर सेकंड पे आपने कहना है कि जो वहाँ पे नीड है ना, उसको मद्देनज़र रख के आपने अपना मैसेज बनाना है, और आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है? एक तो सिंपल, सादा और लोगों की समझ में आना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं उनकी टाइम, और टाइमली और एडुकेटली, मतलब अगर आज बीमारी शुरू हो रही है तो आपने टाइमली कन्वे करना है मैसेज। ये नहीं कि आप 2 माह बाद जाके जो है ना वहाँ पे मैसेज कर दो, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। फिटिंग इन द ऑडियंस, जिस तरह की एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो हर बंदे के साथ घुल-मिल जाए, ठीक है? अगर कोई बूढ़ा आया तो उसके साथ उसके लेवल के ऊपर फिट हो जाए, अगर जवान आया तो उसके लेवल के ऊपर, लड़की है तो उसके साथ जो है ना इंटरेक्शन किस तरह करना है उसको पता हो, फिटिंग इन दी ऑडियंस होना चाहिए। फिर इंटरेस्टिंग आपका कोई ना कोई इसके अंदर जोक या कुछ ना कुछ ऐसा फ़नी या फिर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जिससे लोग अटेंटिव हो जाएँ, ठीक है? फिर कल्चरली और सोशली एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है? एप्रोप्रिएट होना चाहिए कल्चर भी उनके और सोशली भी। ये ना हो कि अगर कोई वो है मुसलमान है तो वहाँ पे जाकर आप हिंदुओं वाली जो है ना कहानी अपनी शेयर करें, अगर हिंदू है तो वहाँ पे मुसलमानों वाली कहानी वो जो है ना वो प्रमोट करना शुरू कर दें। प्रमोशन की बात नहीं, लेकिन वहाँ के कल्चर और सोशल के मुताबिक आपने हेल्थ अवेयरनेस बेस्ट वे में देनी होती है, यही एक गुड मैसेज होता है। फिर हमारे पास आ जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे पास हो जाता है आइसबर्ग फेनोमेना। आइसबर्ग फेनोमेना। आपने देखा होगा कि जब समंदर में जाते हैं तो ये एक यूँ करके पहाड़ निकला हुआ होता है, ठीक है? लेकिन जब आप उसकी गहराई देखती हैं ना, तो वो नीचे से पहाड़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो गहरा होता है। सिंपल सा ये फेनोमेना है। होता क्या है, यहाँ पे पहले मैं बुक में दिखा देता हूँ। जो ये पानी की सपोज़ करें लाइन है, ठीक है? इसके ऊपर जो भी आपको वो पहाड़ नज़र आ रहा था, ये फ़िज़िशियन जो बीमारी देख रहा है ना, उस ये सपोज़ करिए ये पूरी बीमारी है। तो जो पानी से ऊपर चीज़ दिख रही है आपको, ये फ़िज़िशियन जो चीज़ देख रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में प्री सिम्प्टोमेटिक उसको अगर बहुत पहले से अगर वो थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो वो उसके नीचे पूरा पहाड़ होता है, बड़े लंबे अरसे से वो बीमारी चल रही होती है। लेकिन जब वो अपीयर होती है, तो फिर वो इतनी सी होती है, लेकिन उसके नीचे जड़ उसकी बहुत ज़्यादा होती है। यही आइसबर्ग फिनोमिना है। ठीक है? कांसेप्ट क्लोज स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ जो है ना, कांसेप्ट ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना, जिस तरह सपोज़ करें हाइपरटेंशन है ना, तो उसको बड़े लंबे अरसे से वो नमक खा रहा होगा, ठीक है, टका के ये तली हुई चीज़ें और इस तरह की, तो वो ऐसा ये नीचे वाला जो है ना प्री सिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़, उसको पहले हल्की सिम्पटम आएँगे, फिर एक वक़्त आएगा ये लाइन बॉर्डर लाइन क्रॉस करके वो अपीयर होना शुरू हो जाएँगे सिम्पटम उसकी। हाइपरटेंशन में वो या उसको कार्डियक डिज़ीज़ भी, फिर वो फ़िज़िशियन जब देखेगा तो उसको ये वाला जो है ना वो उस बीमारी के नज़र आएगा। लेकिन जो उससे पीछे जो चल रही है कहानी, वो पानी से नीचे जो है ना वही, इसी को उसने जो है ना वो बस को-रिलेट किया आइसबर्ग के अंदर, ठीक है? हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस तरह की जितनी भी डिज़ीज़ है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे शायद रूल ऑफ हॉर्स नहीं लिखा हुआ, मतलब हाफ़-हाफ़ का एक रूल होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अमूमन पूछ लिया जाता है। रूल ऑफ हाल्व्स, मतलब हाफ़ का जो है ना वो, हाफ़ ऑफ द पीपल, सपोज़ करें अगर वो ब्लड प्रेशर का हम कह रहे हैं ना, तो वो कहेगा कि हाफ़ ऑफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर ऑफ अननोन, ये रूल 1 है, ठीक है?
इसमें रूल 1 जो है ना वो कहता है कि हाफ ऑफ द पीपल, अगर किसी कम्युनिटी में ये लोग हैं तो इनके अंदर जो हाफ लोग हैं ना वो हमारे पास कह रहे हैं हाफ ऑफ द पीपल विद हाई जो है ना वो बीपी, वो हमारे पास अननोन है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब वो अभी ये बॉर्डर लाइन से नीचे, लेकिन उनको है ब्लड प्रेशर ज़्यादा, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। फिर रूल 2 में वो कह रहा है हमारे पास 2 इनमें से जो है ना रूल 2 उसके अंदर वो कह रहा है कि जो हाफ है जिनको पता है उनके से आधे जो है ना वो हमारे पास इनको पता ही नहीं लगभग, लेकिन जब जो हाफ है ना इनको अब पता है, तो इनके अंदर से भी जो हाफ है वो हमारे पास अभी तक अनट्रीटेड है। ठीक है? और उसके अंदर हाफ ऑफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो जो हमें पता चल गया वो अभी तक स्टिल अनट्रीटेड है। वो कहते हैं डॉक्टर को जाने तक गोली ला देगा, सही जाना ही नहीं है। ठीक है? और फिर हाफ ऑफ द दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड। रूल 3 में अब जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है ना आधों की कंट्रोल होगी ब्लड प्रेशर, और आधों की अभी तक अनकंट्रोल्ड है, वो अपनी डाइट प्लान को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है? तो हाफ ऑफ दी हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनकी हमारे पास अनकंट्रोल्ड है। मतलब हमने हाफ 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 करते जाना है लोगों को, पूरी कम्युनिटी है। आधे लोगों को जो है ना वो हाइपरटेंशन, इसमें हाइपरटेंशन तो आधे लोगों को जो हाइपरटेंशन वो पता ही नहीं है उनको, जो जो बाकी आधे बचे हुए हैं उनमें से हाफ जो है ना उनको पता है, लेकिन वो ट्रीट नहीं करवा रहे। बाकी जो ट्रीट करवाए उनका भी हाफ जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बाकी ये जो है ना वो भी लगे हुए हैं। इसके लिए जो है ना वो एक बुक के अंदर अमूमन एक पास्ट क्वेश्चन भी आया करता है कि हमारे पास रूल ऑफ हॉल में हाइपरटेंशन कम्युनिटी, तो यूँ करके जो है ना वो आप पार्क के अंदर देखेंगे ना, के पार्क के अंदर, तो इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके यूँ करके ना, ठीक है, लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारे पास होल कम्युनिटी होती है। ठीक है? होल कम्युनिटी, उसके बाद जो उनमें से हाफ होते हैं वो कह रहा है कि हाइपरटेंसिव जो है ना सब्जेक्ट्स हमारे पास इसके अंदर हमने निकाले। हाइपरटेंसिव हमने ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो निकाल देंगे। उनके अंदर से फिर हमने जो है ना वो उन्हीं हाइपरटेंशन में से डायग्नोस्टिक हाइपरटेंशन जो है ना वो हमने लिखने हैं। जिनको बीपी रेज होता है उसके अंदर बात हमने उसके डायग्नोस करना है, तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक हाइपरटेंशन है ना वो देखना है। फिर उनकी जो डायग्नोस्टिक हाइपरटेंशन है उनको डायग्नोज अच्छे से करके उनकी ट्रीटमेंट करवा देनी है। फिर हमारे पास उन्हीं में से जो ट्रीटमेंट हमने करवाई है उन्हीं लोगों में से हम देखना है कि जो एडिक्वेटली ट्रीटेड हो चुके हैं, एडिक्वेटली ट्रीटेड। ठीक है? तो ये हमारे पास एक रूल ऑफ हॉल, होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर रूल ऑफ हॉल ये है, बाकी आप एक दफ़ा गूगल भी करके देख लीजिएगा। होल कम्युनिटी, नॉर्मोटेंसिव, हाइपरटेंसिव, अनडायग्नोज या डायग्नोज, मैं देखो रूल ऑफ हॉल के अंदर जो है ना वो हमारे पास किस तरह अगर प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपने ये पॉइंट लाजमी लिखने हैं, होल कम्युनिटी। ठीक है? ये चार्ट बना देना आपने। ठीक है? उसके अंदर आपने जो है ना वो 2 पार्ट्स लिखने हैं, या तो वो उस कम्युनिटी के अंदर नॉर्मोटेंसिव होंगे। ठीक है? नॉर्मोटेंसिव, अब आपको सही समझ आएगी, या फिर हमारे पास हाइपरटेंसिव होंगे। ठीक है? जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या जिनका ब्लड प्रेशर रेज है। फिर उसी कम्युनिटी में से जो है ना वो ये जो हाइपरटेंशन वाले हैं इनका जो है ना कुछ हमारे पास अनडायग्नोज्ड है और कुछ हमारे पास डायग्नोज्ड है। अनडायग्नोज्ड होंगे कुछ लोग, और कुछ हमारे पास जो है ना वो हमारे हाफ जो है ना वो डायग्नोज हो जाएंगे। फिर अब जो डायग्नोज हो गए हैं ना इनमें से जो है ना वो हाफ जो है ना वो डायग्नोज्ड हैं बट अनट्रीटेड है। ठीक है? जो बाकी है ना वो हमने डायग्नोज कर लिया और उनकी हमने ट्रीटमेंट करवा ली। इनकी ट्रीटमेंट नहीं हुई और इनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दी है। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट हमने शुरू की है, कुछ लोग होते हैं कि आधी दवाई ले लेते हैं, कुछ जो है ना वो प्रॉपर पढ़े लिखे जो है वो पूरी दवाई लेते हैं। फिर अब ट्रीटमेंट भी हमारे पास 2 कैटेगरीज़ में आ गई। या तो हमने उनको इनएडिक्वेटली ट्रीट किया है, या फिर हमने उनको एडिक्वेटली मतलब प्रॉपर तौर पे जो है ना वो ट्रीट कर लिया, एडुकेटली ट्रीट कर लिया। इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर हैं कि वो अफोर्ड भी कर सकता है दवाइयाँ या नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएँगी। तो होपफुली अब मैं रूल ऑफ हाल समझा दूँ। नॉर्मोटेंसिव, हाइपरटेंसिव, अनडायग्नोज्ड, डायग्नोज्ड। जो डायग्नोज है हाफ जो है ना वो अनट्रीट रहे, लेकिन हाफ को मैंने ट्रीट करने में कामयाब हुए। लेकिन जो ट्रीटमेंट की उनमें कुछ इनएडिक्वेटली ट्रीट हुए, कुछ एडिक्वेटली ट्रीट। तो ये हमारे पास रूल ऑफ पावर, ये आइसबर्ग फिनोमेना के ये हाइपरटेंशन जो है ना वो हम फॉलो करते हैं। ईज़ी हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और एग्ज़ामिनर पूछते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आता है कि सेमिनार में क्या फ़र्क है? ठीक है? और हमारे पास वर्कशॉप के अंदर जो है ना वो क्या फ़र्क है? ठीक है? वो कहते हैं आज हमारी वर्कशॉप थी, कुछ लोग कहते हैं आज हमारा सेमिनार था, तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? कोई अपना दिमाग लगाओ। ठीक है? देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं जी वर्कशॉप। ठीक है? और यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेमिनार।
दोनों में क्या फ़र्क है? जो वर्कशॉप होती है ना, ये सीरीज़ ऑफ मीटिंग होती है, ठीक है? अगर आपको सीरीज़ ऑफ मीटिंग नज़र आए, सीरीज़ ऑफ मीटिंग होता है इसके अंदर, ठीक है? विच एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क, ठीक है? जो इंडिविजुअल ने वर्क किया है वो, और उस इंडिविजुअल ने जो विद इन द ग्रुप, ग्रुप की शक्ल में जो वर्क किया उसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट, इसके अंदर आपके इवन कंसल्टेंट जो है ना वो भी इन्वॉल्व होंगे, और जो उसने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो सारे के सारे हमारे पास वर्कशॉप के अंदर हमने सीरीज ऑफ मीटिंग के अंदर डिस्कशन करनी होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क सॉल्व ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू देयर पर्सनल एफर्ट, ठीक है? जो इंडिविजुअल है उसका वर्क, और उसने जो पर्सनल एफर्ट की है वो सारे की सारी इसके अंदर डिस्कशन की है। फिर हमने ग्रुप वर्क और फिर ग्रुप डिस्कशन जो है ना, और लीव वर्कशॉप विद द प्लान ऑफ द एक्शन ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है? जो इंडिविजुअल वर्क किया है उसके अंदर फिर हमने ग्रुप डिस्कशन करनी होती है सारी की सारी, ठीक है? ग्रुप बैठ के डिस्कस करता है उसको, और फिर वो जो वर्क है ना, डिस्कशन के बाद हम लीव द वर्कशॉप विद द प्लान ऑफ द एक्शन ऑन द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए हमने एक प्लान निकाल के ही उस वर्कशॉप को ख़त्म करना है। प्लान ऑफ एक्शन हमने हमेशा इसके अंदर से निकालना होता है। अब लर्निंग टेक प्लेस, इसके अंदर हमेशा हमेशा आपकी वर्कशॉप जो होती है इसके अंदर आपकी लर्निंग होती है। अमूमन वो कहते हैं ना, टीचर्स हमारी यही वर्कशॉप थी, ठीक है? इसके अंदर लर्निंग होती है और वो हमारे पास फ्रेंडली होगी, ठीक है? फिर हमारे पास हैप्पीली मूड के अंदर होगी, और हमारे पास डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होगा, और इसके अंदर हमारे पास एक्सपर्ट की गाइडेंस जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर लाज़मी होती है। और हमारे पास वो कह रहा है कि वर्कशॉप प्रोवाइड करती है ईच पार्टिसिपेंट को अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस एज अ प्रोफेशनल वर्कर। मतलब जो भी अब इस टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, इसके अंदर वो कह रहा है कि ये प्रोवाइड करेगी ईच पार्टिसिपेंट, हर जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस वर्कशॉप के अंदर, टू इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस, ठीक है? उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी जो है ना वो इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे एज अ प्रोफेशनल वर्कर, कि अपने आप को मजीद परफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट हायर होते हैं, तो इस वजह से एक्सपर्ट हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करके उनको बताता है कि किस तरह अपनी इफेक्टिवनेस को आपने इम्प्रूव करना है। टीचर्स को बताया जाता है कि तुम्हारी वर्कशॉप किस करना है। जबकि जो हमारे पास सेमिनार्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ कमर्शियलाइज्ड कंटेनिंग एजुकेशन। इसके अंदर हमेशा जो है ना वो लार्ज नंबर होती हैं कमर्शियलाइज्ड कंटिन्यूइंग एजुकेशन होती है। दे रेंज फ्रॉम 1/2 डे टू 1 वीक, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो सीरीज़ ऑफ मीटिंग होती हैं, ठीक है? सीरीज़ ऑफ मीटिंग जो है ना हमारे पास जो है ना वो 4 या इससे ज़्यादा होती हैं वर्कशॉप के अंदर। लेकिन जो हमारे पास सेमिनार है ना, ये एक सिंगल टॉपिक को कवर करती हैं, और इसके अंदर एटलीस्ट हाफ डे लग सकता है या आपके वीक्स भी लग सकते हैं। वो कहते हैं ना, हफ्तों लग जा रहा है, हमारे सेमिनार चल रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हाफ दिन पूरा लग सकता है, या फिर हमारे पास इसके अंदर हफ्ते भी लग सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन बहुत है, ठीक है? फिर सिंगल टॉपिक इज़ डिस्कशन, यहाँ पे आपका सिंगल टॉपिक जो है ना वो डिस्कस किया जाता है डेप्थ में जाके, ठीक है? और उसके अंदर जो वो कह रहे हैं हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शन होती है, और मल्टीमीडिया का यूज़ करके हमारे पास डिसीजन इज़ अप टू दी ऑडियंस। इसके अंदर जो डिसीजन होता है सेमिनार के अंदर वो हमारे पास अप टू दी ऑडियंस होता है। और नॉलेज इज़ गेन्ड फ्रॉम सेमिनार बट प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस के नॉट बी, जहाँ पे सिर्फ आपको सेमिनार में नॉलेज दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे कभी भी आपको इफ़ेक्टिवनेस जो है ना वो हम अचीव कभी भी किसी सेमिनार में नहीं कर सकते, जबकि हमने वर्कशॉप के अंदर इफ़ेक्टिवनेस को अचीव करना है। तो होपफुली इस इन दोनों के दरमियान आप डिफ़रेंस कर सकेंगे। एक मैं आपको रफ़ सा आइडिया देता हूँ, ये देखें। इसके अंदर एक आपको मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो एक्सपर्ट गाइड कर रहा होता है पूरे ग्रुप्स को, कि अपनी जो है ना वो इफेक्टिवनेस को जो है ना ये किस तरह इंप्रूव करना है। लेकिन सेमिनार में ये चीज़ नहीं होती। तो इस डायग्राम को ध्यान में रख के, वर्कशॉप के सारे सीरीज़ ऑफ मीटिंग होती है, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 3 से 4 मीटिंग होती हैं, ठीक है? और ये फिर उसके बाद ये मुका के एक एंड कंक्लूजन के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन लेके और फिर उठते हैं, ठीक है? एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, बाकी सारे के सारे जो है ना वो आपके पास ये चल रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी की सारी दिख रही हैं। ये ब्रेनस्टॉर्म वर्कशॉप आपको दिखा रहा है, ठीक है? एक्सपर्ट भी हैं और वो सारे के सारे। तो इफेक्टिवनेस कहाँ पे अचीव होगी? वर्कशॉप के अंदर, जबकि यहाँ पे नहीं होगी। ईजी। फिर इसी हेल्थ एजुकेशन के अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास गुड सेंडर या कम्युनिकेशन की 4 क्वालिटीज़ बताएं जी। आप डॉक्टर साहब हैं या आप जो है ना वो एक गुड सेंडर हैं, ठीक है? मैसेज भिजवाना है, तो इसके अंदर जो है ना वो आपके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी? सेंडर इज़
ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, ठीक है। टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर ही मस्ट बी नो, मतलब उसको जो क्या क्या चीज़ें गुड सेंडर को जो है ना वो हमारे पास, मतलब जो हमने भेजना है पैगाम, उसके अंदर उसके एक तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो हमेशा आपने देखनी है किसके बारे में बात, इंटरेस्ट और नीड ऑफ हिज ऑडियंस, जो उसकी ऑडियंस है उसके क्या कहना है, उसका मैसेज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किस चैनल से वो कम्युनिकेट कर आया, कि वो रेडियो से, खतूत से, या इंटरनेट से, या यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा है। और उसकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ और लिमिटेशन बहुत काम करती हैं। अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह जाएँगे तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे, बजाय इसके कि आप एवे कपड़े-शपड़े पहन के जो है ना वो सीधे पतले और निक्कर पहन के जाके मैसेज देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ओवरऑल में जाओ, अच्छे से जाओ तो आपके, और जो लिमिटेशन है वहाँ पे कल्चरल्स और वो सारी की सारी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। क्योंकि अब हमारे पास हेल्थ एजुकेशन जो है ना वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो एक दफ़ा क्वेश्चन आया कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO कौन कौन से होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्टिव WHO इज़ चेंज विद टाइम टू टाइम, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है ना वो हमारे पास, वो कह रहा है कि टाइम टू टाइम जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो चेंज होते रहती हैं। अब जो करंट ऑब्जेक्टिव जो WHO का चल रहा है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट देम लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब जितने भी लोग रह रही हैं उनको इक्वल जो है ना हेल्थ की सहूलियत मुहैया हो। तो अगर कोई पूछ ले कि WHO की हमारे पास कौन सी ऑब्जेक्टिव चल रही है, मेन ऑब्जेक्टिव, तो आपने कहना है कि सर अटेनमेंट ऑफ अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अटेन करें अ लेवल ऑफ हेल्थ, एक ख़ास लेवल को, एटलीस्ट एक ये लेवल है सपोज करें, ठीक है। तो इसको क्राइटेरिया के ऊपर एटलीस्ट पूरे दुनिया के लोग जो है ना वो जाके उसको अटेन करें, लेवल ऑफ हेल्थ को, उस लेवल ऑफ हेल्थ को अटेन करें, दैट विल परमिट देम, और ये लेवल जो है ना वो उनको क्या करेगा, इजाज़त देगा टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। और ये जो लेवल उन्होंने अटेन किया है वो इस काबिल हो लेवल कि वो उनको सोशली और इकोनॉमिकली एक स्टेबल लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ को जो है ना वो उसकी इजाज़त दे। तो ये हमारे पास होता है जी, WHO का अभी तक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हेल्थ हाईएस्ट लेवल बाय ऑफ द हेल्थ, मतलब जितना भी हेल्थ का हाईएस्ट लेवल है ना वो तमाम लोग जो है ना अचीव कर लें। यार फोकस हो गया। अच्छा, फंक्शन ऑफ WHO एक दफ़ा आया कि इसी के साथ ही क्वेश्चन था कि अब मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है WHO का। एक तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ है उसकी प्रिवेंशन प्लस उसका जो है ना वो हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, जिस तरह एजी की एम्बुलेंस की हेल्थ सर्विसेज हैं, तो इसी तरह जो है ना वो हेल्थ सर्विसेज हर जगह पे होनी चाहिए। फैमिली हेल्थ जो है ना वो, ये भी फंक्शन है कि वो देनी है। इन्वायरमेंटल हेल्थ को देखना है, ठीक है, कि फॉग है, स्मोक है। फिर हेल्थ स्टेटिक्स जो है ना वो रेगुलरली चेक करनी है, WHO का काम है ये। फिर बायोमेडिकल रिसर्च जितनी भी हो रही हैं उसको देखना है, बायोमेडिकल रिसर्च उसको अंडर ऑब्जर्वेशन करना है। हेल्थ लिटरेचर और इंफॉर्मेशन, जो न्यू जिस तरह कोरोना आया तो हेल्थ लिटरेचर और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट वे में, मोस्ट कम्प्रीहेंसिव वे में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे पास ये पहुंचानी है। तो ये हमारे पास ये है फंक्शन इसका। अच्छा, फिर एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ UNICEF, ये किस चीज़ का अब्रीविएशन है, और WHO किसे, WHO तो पता है कि हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि UNIC ये हमारे पास होता है बच्चों के लिए। क्या है? यूनाइटेड नेशन। आई से हमारे पास होता है इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी, और एफ से हमारे पास फंड होता है। तो ये था 0.5 मार्क्स का, और ये हमारे पास कब एग्जिस्ट हुआ, ये दिसंबर जनाब 1946 के अंदर ये इदारा प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू द वार इफेक्टिव, मतलब जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी और जो भी
मैं जंगों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है? जितनी भी जंगें होती हैं, तो इसके अंदर जो बच्चे अफ़ेक्ट हो जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब खाने को नहीं मिलेगा तो बच्चों की न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी कम होगी। तो ये जो इमरजेंसी फ़ंड इनके पास होता है, तो ये इदारा जो है ना वो अपने फ़ंड रिलीज़ करता है और इन बच्चों की न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसीज़ को जो है ना वो पूरा करने के लिए किरदार अदा करेगा। और इसका जो इदारा है ना, ये हमारे पास कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका जो है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर है, जबकि इसका रीजनल ऑफ़िस जो है ना वो हमारा जो है ना वो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है? एन से न्यूयॉर्क और एन से न्यू दिल्ली जो है ना वो आपने याद कर लेना है। अब इसके अंदर कंटेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज़ में क्या है, आपने हेल्थ सर्विसेज़ के अंदर एक तो चाइल्ड की हेल्थ ये देखता है, ठीक है? बच्चों की हेल्थ किस तरह आया कि वो का शिकार या मरिस्मस का शिकार तो नहीं है। साथ में चाइल्ड की जो जितनी भी न्यूट्रिशन है उसको इसने देखना होता है। फिर फैमिली और चाइल्ड की वेलफेयर के बारे में सोचना होता है और उसकी जो है ना वो प्रॉपर उस बच्चों की एजुकेशन के बारे में इसने सोचना है कि कहीं वो अनपढ़ ना रह जाए, ठीक। नंबर सेकंड में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था? ये हमारे पास 7 अप्रैल का है। ये भी एक एमसीक्यू पक्का लगा हुआ है। ये भी था एक एमसीक्यू, ये भी एक 7 अप्रैल का भी है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ। और इसका जो है ना वो हमारे पास हेडक्वार्टर जिनेवा मतलब स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ये हमारे एचओडी का पता नहीं क्यों इतना मुतालिया पाकिस्तान वाले, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है ना वो हमारे पास जिनेवा में, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट को जो है ना वो फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ ऑलरेडी बता दिया कि असिस्ट करना गवर्नमेंट को, जो रिक्वेस्ट करवानी, स्ट्रेंथनिंग दी हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करें, एजुकेशन को, न्यूट्रिशनल, हाउसिंग, सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, बाकी आपको कोई खुद भी लिख देना कि रिसर्च करवाना, प्रमोट करवाना, कॉर्पोरेशन, साइंटिफिक और प्रमोट द फैमिली हेल्थ। तो ये तो आप खुद लिख सकती हैं, आप इतने तो डॉक्टर आप बन ही गए हैं ना। फिर हमारे पास होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में क्वेश्चन। फिर एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हमने किस लेवल के ऊपर जाकर डिजीज़ की प्रिवेंशन करनी है, और एक और आता है इसके साथ टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है? वो आपके साथ शेयर कर देते, तो बस ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए कि नेम ऑफ द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के कौन-कौन से जो है ना वो स्टेजेस हैं, ये लेवल्स हैं, तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, नंबर 2 पे फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, नंबर 3 पे सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है और नंबर 4 पे टर्शरी प्रिवेंशन होता है। बस ये नाम फिंगर टिप 2 पी हैं, एस और टी का, पी एस टी होता है ना, ठीक है? 2 पी हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तो 4 आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आ जाए कि टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, जो हमने कहा था ना कि डिजीज लिमिटेशन और एंड पे रिहेबिलिटेशन होता है, तो टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने किस तरह रिहेबिलिटेट करना है? एक तो हमारे पास होता है जी मेडिकल रिहेबिलिटेशन। मेडिकली आपने जो भी है सपोज़ करें कि टीबी हो गया उसको, ठीक है? तो रिस्टोर करना है हमने, उसके स्प्रेडिंग को नी तक ना जाए, जॉइंट्स तक ना जाए, फिज़ियोथेरेपी करवानी है, सर्जरी जो है ना वो डन टू करेक्ट इट। अच्छा, एक हो गया मेडिकल रिहैबिलिटेशन, नंबर 2 पे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होता है, ठीक है? नंबर 3 पे हमारे पास सोशल रिहैबिलिटेशन होता है और नंबर 4 पे साइकोलॉजिकल जो है ना वो रिहैबिलिटेशन होता है। मेडिकल का बता दिया, वोकेशनल में क्या होगा हमारे पास, रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी इन लाइफ, मतलब उसकी जो कमाने के तरीके उसको रिस्टोर करना किसी भी तरीके से, उसको कोई ना कोई ऐसा वे बताना कि वो अपना कमाने के लिए। सोशल में हमारे पास क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। कुछ होते हैं बीमारी में लोग, बीमार लोगों को जो है ना वो पूछना ही छोड़ देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसकी ये सोशली जो है ना कुछ लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, जो बीमार होते हैं वो कहते हैं मैंने किसी से नहीं मिलना, तो उनको फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर करवाना था। साइकोलॉजिकली में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बिलीव मी, स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनको आपने कॉन्फिडेंस देना है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में कॉन्फिडेंस देना है कि तुम्हें जीने की एक दिन अल्लाह ने तुम्हें दी है, तो तुम जी सकती हो। ठीक? ये हमारे पास रिहैबिलिटेशन होती है। अच्छा, फिर हमारे पास 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पास, एक हमारे पास होता है जी प्रोग्राम्स की अगर आ जाए टाइप्स, तो एक होता है वर्टिकल प्रोग्राम, ठीक है? और एक हमारे पास होता है जी हॉरिज़ॉन्टल प्रोग्राम। दोनों में क्या फ़र्क है? वर्टिकल प्रोग्राम में सिंगल प्रोग्राम है, जो कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर हमने लागू करना है। सिंगल प्रोग्राम अगर वर्टिकल पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ वर्टिकल प्रोग्राम? आपने कहना है सर इट्स अ सिंगल प्रोग्राम है ऑफ द हेल्थ सर्विस। जो भी हेल्थ सर्विस है उसका एक हमारे पास जो है ना वो सिंगल प्रोग्राम है फॉर द कम्युनिटी, होल कम्युनिटी के लिए एक ही प्रोग्राम है, वन फॉर ऑल। ईपीआई
जिस तरह हमारे पास हो गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई चार्ट आपने पढ़ा होगा कि 0 वीक के ऊपर पोलियो और बीसीजी होगा, फिर 6 वीक के ऊपर, 10 वीक के ऊपर, 14 वीक के ऊपर, 9 माह के ऊपर मीजल है, 15 माह के ऊपर मीजल है, फिर हमारे पास बूस्टर डोज। तो वो ईपीआई पूरी कम्युनिटी के लिए एक ही है, ये नहीं कि गरीब लोगों के लिए और है अमीरों के, सबके लिए एक ही है, ठीक है। तो इसके अंदर रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना कुछ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो भी पूरी कम्युनिटी के लिए है। लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब एक खास प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम है जो कि पूरे के ऊपर लागू कर रहे हैं। जबकि हॉरिजेंटल अगर हमारे पास प्रोग्राम की बात आ जाए तो इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ सर्वे विच कवर द 2 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये हमारे पास हॉरिजेंटल किस तरह होता है, यूँ होता है ना, तो इसने 2 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को कंट्रोल करना है। एक तो पर्सनल हेल्थ है, दूसरा हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ है। एक हमारे पास इसने पर्सनल हेल्थ को कंट्रोल करना है, नंबर सेकंड पे हमारे पास जो भी उस कम्युनिटी है उसकी जो भी हेल्थ है उसकी डायमेंशन को कंट्रोल करना है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सैप 1 और हमारे पास सैप 2 होता है। सैप मतलब सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, जिस तरह वो आर्मी वाले कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रोग्राम, सोशल एक्शन प्लान होता है, इसी तरह सोशल एक्शन प्लान 1 और प्लान 2। अगर प्लान 1 काम नहीं कर रहा तो 2 नहीं तो हमारे पास कोई और, ठीक है। तो इस तरह हमने डायमेंशन के लिहाज से जो है ना वो प्लानिंग की चेंजिंग करनी होती है। फिर हमारे पास आ जाता है जी, एक हमारे पास प्रोग्राम होता है मिलीनियम, ठीक है। ये भी एक बड़ा पूछा, ये पार्क के अंदर आई थिंक ये लिखा हुआ है मिलीनियम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने एक ना मिलीनियम प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं ना उनको कहा जाता है कि पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, लिटरेसी, इन्वायरमेंट, डिग्रेडेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी वुमेन, इनके लिए जो है ना वो हमारे पास एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम जिसे मिलीनियम प्रोग्राम कहा गया। तो एक क्वेश्चन ये है कि राइट नंबर एंड नेम ऑफ 3 मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो इसके अंदर गोल जो हेल्थ से रिलेटेड है ना वो आपने याद रखना है, गोल 4, ठीक है, गोल 5 और गोल 6 जो है ना वो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है। बस इतनी बात पूछते हैं क्योंकि हमने हेल्थ एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से मिलीनियम का। गोल 4 के अंदर हमने क्या करना होता है, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी को हमने रिड्यूस करना होता है। फिर गोल 5 में इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो माँ है उसकी मैटरनल हेल्थ को कंट्रोल करना है। जबकि गोल 6 के अंदर आपने HIV और एड्स और हमारे पास जो मलेरिया है ना इसके जो है ना वो कंट्रोल के लिए हमारे पास गोल 6 होता है। फिर कम्युनिटी वालों ने एक क्वेश्चन किया कि आई थिंक ये किस ईयर का होगा पता नहीं, अब 2014-15 का था शायद, कि हमारे पास पंजाब के पीपल का जो हेल्थ स्टेटस है वो हमने बलूचिस्तान के पीपल को हेल्थ स्टेटस के साथ कंपेयर करना है। तो वो कौन से 3 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह बुनियाद के ऊपर आप पंजाब और बलूचिस्तान के हेल्थ पैरामीटर को कंपेयर करें। एक तो किसी भी इलाके में जो है ना वो आपने मोर्टेलिटी रेट जो है ना वहाँ के अमवात है, ठीक है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर जो है ना वो आपने देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो रही है। नंबर सेकंड पे मॉर्बिडिटी, ठीक है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक। नंबर थर्ड पे आपने डिसेबिलिटी रेट उस इलाके का चेक करना है, तो वो आपको बता देगा कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कितनी हुआ है। अगर मोर्टेलिटी इंडिकेटर की बात करें तो मतलब मरने वाले जितने भी हैं तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, क्रूड डेथ रेट, ठीक है, क्रूड डेथ रेट हो गया। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कितने आ जाएंगे, इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी, बच्चे कितने मार रहे हैं ये बड़ा होता है जिसे हम IMR भी कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये आपने देखना होता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट और चाइल्ड में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, 28 दिन तक होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो सारे के सारे अंडर 5 ईयर जो एज है ना उनकी आपने मोर्टेलिटी रेट देखना होता है। मैटरनल जो माएँ मर जाती हैं मैटरनिटी के वक़्त, फिर डिज़ीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, कोई ख़ास डिज़ीज़ जो है ना वो कौन-कौन सी है जो हमारे पास होती है, या फिर प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होती है कि कितने प्रोपोर्शन के साथ वो मर रहे हैं लोग, तो वो सारी की सारी हमारे पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स आ जाते हैं। बाकी मॉर्बिडिटी में क्या है कि जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम अ डिज़ीज़ और अ मेडिकल कंडीशन, तो उसे मॉर्बिडिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी में कितने उसकी वजह से डिसेबल हो गए, तो DMM या MMD जो है ना वो MMD याद कर लेना, ये हमारे पास किसी भी इलाके को दूसरे से कंपेयर करने के लिए इंडिकेशन होती है। फिर एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि हमारे पास जी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, किन किन चैनल के ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दो तो आप बता सकते हैं। फेस टू फेस जिसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर मास मीडिया, टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया, ठीक है।
फिर फ़ोक मीडिया, डांसेज़, सिंगिंग, ड्रामाज़, इसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करें। यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे लिख देना यार, हो जाएगा सारा इसी के अंदर कवर। फिर लास्ट में बस एक बता के हम बात को ख़त्म करते हैं। यहीं पे बता देता हूँ कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ क्या होती है? व्हाट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़? मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ अ डिज़ीज़ प्रोसेस। किसी भी डिज़ीज़ का जो प्रोसेस है ना, उसकी आपने कहना है कि प्रोग्रेशन हो जाती है इन इंडिविजुअल ओवर टाइम। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर टाइम के साथ साथ, इन दी एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, जब वो अपनी ट्रीटमेंट ना ले रहा हो, एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं ली, तो उसके अंदर जो डिजीज़ की प्रोग्रेस कर रही है नेचुरली कुदरती तौर के ऊपर, तो वो हमारे पास होती है जी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। जिस तरह की अनट्रीटेड इन्फेक्शन ऑफ HIV, HIV हो गया तो उसने इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो दूसरी बीमारियों में हो जाएगा, इम्यूनिटी मज़ीद कम, मज़ीद कम, मज़ीद कम, उसने मज़ीद प्रिवेंट ना की तो नेचुरली जो है ना वो एट दी एंड जो है वो मौत के मुँह के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास होती है जी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़। इसके लिए जो है ना वो एक छोटा-सा आपने टेबल बना देना है, यूँ करके। सबसे पहले जो है ना वो आपका एक्सपोज़र होगा, ठीक है? जो बंदा एक्सपोज़ हुआ है। उसके बाद जो होस्ट है, जिससे एक्सपोज़्ड हुआ है। फिर हमारे पास जो उसको डिज़ीज़ हुई है, अब डिज़ीज़ की 3 कैटेगरीज़ हैं, या तो वो रिकवरी में चला जाएगा, या फिर वो डिसेबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है? या फिर वो डेथ में चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़। फिर एक दफ़ा मैंने यहाँ पे एक बताया था कि डिज़ीज़ की प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसके अंदर था कि प्राइमोर्डियल जो प्रिवेंशन है ना, वो क्या होती है? ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने बताया था, ठीक है? तो मतलब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल बेसिकली होती है कि हमने रिस्क फैक्टर को जो है ना वो कम करना है। तो ये इन सिंपल वर्ड जो है ना वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये हेल्थ की डेफिनेशन, डिजीज़ की डेफिनेशन, डिजीज़ जो है एक प्रोसेस है, जो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इलनेस क्या है, सिकनेस क्या है, ठीक है? ये आइसबर्ग फिनोमेना को अच्छे से देख लेना। बाकी थोड़ा-सा दिमाग के ऊपर ज़ोर देना, तो आप खुद जो है ना खुद भी लिख सकते हैं। और हेल में हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। मतलब हमने जिससे 1 ईयर के अंदर जितने भी लॉस हुए हैं वो आपने कुछ पढ़ना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो अगर ना समझ आए तो बता देना। बाकी हमारे पास ये एक आता है कि हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी का जो है ना वो, कि एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी ओवर, मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपने जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है ना वो किस तरह मेजर करते हैं। सपोज करें एक अस्पताल है, उसके अंदर जो है ना वो 10 बेड है। सपोज करें ये CMH है, जो इसके अंदर जो है ना वो 10 बेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। तो इसके अंदर एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी ओवर टोटल अवेलेबिलिटी, हमारे पास टोटल बेड अवेलेबल है, कितने बेड ऑक्यूपाइड है। सपोज 8 के ऊपर मरीज़ और 2 हमारे पास खाली है, तो 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ऑक्यूपेंसी नज़र आ जाएगी, ठीक है? कभी-कभार अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएँ तो 1 बेड के ऊपर 2-2 होते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 10 बेडों के ऊपर 20 लोग हैं, तो 20/10 आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक? तो ये एक सिंपल सा फार्मूला। बाकी डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल डायमेंशन है, साइन, गुड एक्सप्लेनेशन, ये कोई नहीं है। फिजिकल क्वालिटी में इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, वो बाकी बातें वही हैं। इंडेक्स बाकी ये लो HDI, एक HDI मतलब क्या है ये, हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, अगर 0.8 से बड़ा होगा तो हाई है, 0.5 0.7 तक है तो नॉर्मल है, 0.5 से कम है तो फिर हमारे पास लो है। तो बस ये याद कर लेना। बाकी इकोनॉमिक वैल्यू में ग्रॉस डोमेस्टिक है, ग्रॉस नेशनल है, ग्रॉस GNP, GDP, GNI और PCI क्या होते हैं। GDP क्या होती है बेसिकली किसी मुल्क की, जो वो मुल्क खुद अपने अंदर पैदा करता है, ओवरसीज़ से कुछ भी चीज़ नहीं आती, एक्सक्लूडिंग द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से बाहर से कुछ भी ना आए, जो मुल्क खुद पैदा कर रहा है वो GDP है। GNP में क्या होता है, एज़ वेल एज़ नेट, जो बाहर से भी रेमिटेंस आ रहा है और जो हमारा मुल्क खुद पैदा कर रहा है, उन दोनों को। ये देखो, हमारे मुल्क ने जो चीज़ें पैदा की वो हमारे पास GDP है। मुल्क ने जो पैदा की और जो बाहर के लोग हैं वो पैसा भेज रहे हैं। तो इन दोनों को मैं मिला दूँ तो हमारे पास क्या होगा, GNP होगा। फिर ग्रॉस में हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री एंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड। बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं और ओवरऑल जितनी भी रिसोर्सेज़ हैं वो सारे मिला-मिला के पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन कितनी इनकम कर रहा है किसी भी एरिया में, सिटी में, रीजन में, इन अ स्पेसिफाइड ईयर, खास ईयर में से हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो फिर बाकी मिलेनियम डेवलपमेंट में गोल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिसके अंदर 4, 5 और 6 मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है? बाकी गोल 7 और कुल 8 गोल होते हैं मिलेनियम के। ये याद करना, 8 में से 4, 5 और 6 वाला आपने बताना होता है।
बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल ग्रोथ ये बच्चों वाली बात है, कोई नहीं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको देख लेना। बाकी एम क्या है बिटवीन क्लिनिकल मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन में? क्लिनिकल मेडिसिन क्या होती है? शॉर्टन करती है मॉर्बिडिटी एंड प्रिवेंशन दी मोर्टेलिटी इन डिजीज़, जबकि ये रिड्यूस करती है, ये शॉर्टन करती है, रिड्यूस अननेसेसरी मॉर्बिडिटी एंड प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी कम्युनिटी मेडिसिन। क्योर डिजीज़ ऑफ द पेशेंट क्लिनिकल मेडिसिन में, जबकि ये सिर्फ इंप्रूव करती है हेल्थ को, ये क्योर नहीं करती कम्युनिटी मेडिसिन आपकी, जबकि क्लिनिकल मेडिसिन करती है। तो हमारे पास क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लैब नहीं जिससे पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रोबेबल है, यहाँ सिर्फ कम्युनिटी का डायग्नोसिस करते हैं। ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं। फॉलो अप एंड असेसमेंट, यहाँ पे सिर्फ वो एवेल्यूएशन करती हैं। बाकी क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिफरेंस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आपका होपफुली ज़्यादा हो जाएगा। होपफुली अगर इतना कर लेंगे, मिनिमम मिनिमम इतना है कम्युनिटी हेल्थ डिजीज़ का, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर विशेस। फिर होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। मैंने यार इतना ही किया था, बाकी आप अपने कॉलेज के मुताबिक देख लीजिए, किसी सीनियर से कॉन्टैक्ट लाज़मी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।